नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महासागरीय धाराओं के बारे में। महासागरीय धाराओं के बारे में देखेंगे कि आखिर कौन कौन सी धाराएं हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपको जानना भी चाहिए। आप पीछे एक मैप बना लीजिए, जिस तरीके से मैंने एक वर्ड मैप बना रखा है इस तरीके का मैप बना लीजिए और उसमें हम एक एक धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। पहले कुछ धाराओं की जो चलने की प्रक्रिया है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि धाराएं चलती कैसे हैं, उनका हम जिक्र करेंगे। इससे पहले मैंने एक महासागरीय जलधाराओं के ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसका कह सकते हैं एक नया वर्जन है, उसमें कुछ संशोधन करके मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। तो आइए इसको अब आइए देखते हैं कौन कौन सी जलधाराएं कहाँ कहाँ पर बहती हैं। परीक्षा में प्रश्न इससे जरूर पूछे जाएंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए महासागरीय जलधाराएं होती क्या हैं। तो महासागरों के एक भाग से दूसरे भाग की ओर विशेष दिशा में जल के निरंतर प्रवाह को महासागरीय जलधाराएं कहते हैं। महासागरीय जलधाराएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक होती है ठंडी जलधारा, एक होती है गर्म जलधारा। ठंडी जलधारा वो जलधारा होती है जिसका मतलब कि ध्रुवीय क्षेत्रों से विषुवत रेखा की ओर चलने वाली जलधाराओं को ठंडी जलधाराएं कहते हैं। इनके जल का पानी सामने आने वाले जल के पानी से कम होता है। और जो गर्म जलधाराएं होती हैं वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं, या कहें विषुवत रेखा से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की ओर चलती हैं। इनके जल का पानी सामने आने वाले जल के पानी से अधिक होता है, मतलब इनके जल का तापमान सामने आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है और इनका जो प्रवाह होता है वो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर होता है। तो अभी हम जिक्र करेंगे कि आखिर कैसे क्यों चलती है। तो आइए देखते हैं महासागरीय जलधारा। तो महासागरीय जलधारा चलने के कारण क्या है उनका हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले कारणों की जब चर्चा करेंगे तो कुछ कारण हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे है तापमान में भिन्नता, पहला कारण व्यापारिक पौने, वाष्पीकरण, लवणता में अंतर, पृथ्वी का घूर्णन और ऋतु परिवर्तन। इतने सारे कारण हैं जिनमें से प्रमुख कारणों की चर्चा करेंगे तो हमें दो कारण प्रमुख रूप से दिखते हैं। एक हम देखेंगे तो पृथ्वी का घूर्णन है, दूसरा है व्यापारिक पौने। पृथ्वी का घूर्णन मतलब क्या है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि पृथ्वी का जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। इस तरीके से पृथ्वी घूमती है, इस तरीके से पृथ्वी घूमती है। तो सीधी बात है पृथ्वी इस तरीके से घूमेगी और जल जो है वो तो द्रव अवस्था में है, वो पृथ्वी के सापेक्ष उस तरीके से घूम नहीं पाता है। इसलिए जब कोई चीज इस तरीके से घूमेगी तो इसका लिक्विड जो है वो पीछे की दिशा में भागेगा। तो इस तरीके से देखिए, तो इस तरीके से चलती तो धाराओं की जो दिशा है वो इस तरीके से हो जाती है। देखिए जब कोई चीज इस तरीके से घूमेगी, मान लीजिए आप एक गेंद लीजिए, गेंद के ऊपर पानी में भीगी हुई गेंद को लीजिए, इसको इस तरह घुमाइए तो पानी जो है दूसरी दिशा में घूमेगा, दूसरी दिशा में आपके ऊपर हो सकता पड़ने लगे। तो पानी जिसे घूमेगा ना तो आपकी तरफ आने लगेगा, उल्टी मूवमेंट होती है, दूसरी तरफ घूमती। तो इससे क्योंकि ये तरल अवस्था में है और पृथ्वी के घूर्णन के सापेक्ष घूम नहीं पाता, इस वजह से क्या है वो पीछे की ओर भागता है। और इस तरह से जब पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व है तो जलधाराओं का जो मूवमेंट होगा वो विषुवत रेखा पर पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। पहला कारण ये मुख्य रूप से कारणों में। दूसरा व्यापारिक पौने, ट्रेडविंड्स जो चलती हैं उनकी वजह से भी देख लीजिए, यहाँ पर जो ट्रेडविंड्स वगैरह चलती हैं तो उनकी वजह से भी क्या होता है कि जो आप जान रहे हैं कि कुछ इस तरीके से देखिए अलग अलग महीनों में ऋतु परिवर्तन में देखेंगे तो अलग अलग महीनों में अलग अलग प्रक्रिया है। एक नॉर्मल महीना लेते हैं जब सूर्य विषुवत रेखा पर जब चमकेगा उसके पास में, तो ट्रेडविंड्स वगैरह जो है वो यहाँ पर आएंगी। तो जो इस तरीके जो आती है ना, तो इस वजह से क्या होता है कि ये साथ में जब हम देखेंगे तो जब हवा चलेगी तो सीधी बात है कि पानी को भी आगे और खींचती चली जाती है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि व्यापारिक पौने जो होती हैं वो जहाँ पर सूरज लंबवत होता है वहाँ पर ITCZ का क्षेत्र बनता है, और ITCZ के क्षेत्र जहाँ पर बनता है तो वहीं पर क्या होता है निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा। इधर उधर से दूसरी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की पौने क्या होती हैं वो आती हैं, और इस वजह से यहाँ पर देखेंगे। और फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में अपने बाएं किनारे पर, दक्षिणी गोलार्ध में अपने मतलब उल्टी दिशा में मुड़ जाती हैं, दाएं किनारे की तरफ मुड़ जाती हैं। इस वजह से क्या होता है कि जब ये इधर मुड़ जाएंगी तो इस वजह से जब हवा की रफ्तार है वो इस तरफ से होती, मान लीजिए इस तरीके से हवा चलेगी, जब इस तरीके से हवा चलना शुरू होगी, जब हवा चलेगी तो सीधी बात है हवा चलेगी तो अपने साथ में पानी को भी इधर शिफ्ट करती चली जाएगी, पानी का भी बहाव इधर से इधर बढ़ता चलेगा क्योंकि हवा की रफ्तार इस तरीके से चलती है। तो इसमें प्रचलित पौने भी। दूसरा तापमान में भिन्नता, तापमान में भिन्नता भी एक कारण है क्योंकि ठंडा पानी गर्म पानी, जो गर्म पानी होता है वो फैलता है। जब गर्म पानी गर्म हो, जैसे एक पानी को बॉयल कीजिए, जब पानी बॉयल होता है देखिए जब ऊपर वो फैलता है, तो जब पानी गर्म हो जाता है तो इधर उधर फैलता है, अर्थात जहाँ पर सूरज की लंबवत किरणें चमकेंगी वहाँ पर पानी थोड़ा गर्म होगा तो वो पानी इधर उधर फैलेगा। इसमें भी एक दो कारणों को साथ में ले लीजिए, तापमान में भिन्नता और वाष्पीकरण को।
दोनों को एक साथ ले लीजिए, इसमें हम देखेंगे कि आखिर ये कैसे होता है। वाष्पीकरण और तापमान में भिन्नता दोनों एक साथ को देखते हैं आखिर कैसे है। जैसे मान लीजिए कोई ये क्षेत्र है, ये मैंने एक जार बना दिया, ये कोई क्षेत्र है, इसमें अगर जो यहाँ पर सूरज की किरणें यहाँ पर सीधे हमने लंबवत चमका दी, यहाँ पर सूरज की किरणें मैंने लंबवत चमका दी, तो यहाँ पर जहाँ पर जब आप जान सीधी बात है पूरी पृथ्वी को ले लीजिए, तो इसमें से विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जब गर्मी पड़ेगी तो यहाँ का जो जल मतलब कि जो पानी वो भाप बन जाएगा। जब पानी भाप बन के उड़ जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा, तो उसका जो देखेंगे तो यहाँ का वाटर लेवल डाउन हो जाएगा। जब वाटर लेवल जो यहाँ का जल स्तर है वो डाउन हो जाएगा तो सीधी बात अगल बगल का जल भी उसकी तरफ आएगा। और जो वाटर लेवल जब डाउन होगा, मान लीजिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा, वाटर लेवल डाउन हो गया, तो वाटर लेवल डाउन होगा तो खारापन बढ़ेगा, और जब खारापन बढ़ेगा तो जल भारी हो जाएगा। जब जल भारी हो जाएगा तो वो क्या होगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा। वो जब जल, सीधी बात है, खारापन, क्योंकि जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक तो खारापन अधिक हो गया, तो खारापन जब अधिक हुआ तो क्योंकि जल खारा, जल भारी होता है, वो नीचे बैठ जाएगा। जब नीचे बैठ जाएगा तो उसका स्थान लेने के लिए अगल बगल से जल और आना शुरू होगा, इसके ऊपर प्रेशर मारेगा, ये जल दूसरी तरफ से निकलना शुरू हो जाएगा। अभी हम जब जिक्र करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसी प्रक्रियाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। इस जगह पर जब हम देखेंगे यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो रेनल वगैरह की जब जलधारा की हम जिक्र करेंगे तो वहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में। तो आइए देखते हैं। एक तो ये हो गया, फिर पृथ्वी का घूर्णन मैंने बता ही दिया। लवणता में अंतर है, क्योंकि जब जल जो होता है वो जब खारा जल जब ज़्यादा हो जाएगा और एक कम खारा जल है, मतलब दो जल हैं, एक जार में मान लीजिए खारा जल है, दूसरे में कम खारा जल है, तो जो जल का जो बहाव होता है वो हमेशा कम खारे से अधिक खारे की ओर होता है। तो जब जल का बहाव कम खारे से अधिक खारे की ओर होता है तो जल का मूवमेंट भी होगा, धाराएं चलेंगी। जिस तरीके का उदाहरण हमें देखने को मिलता है भूमध्य सागर में, मेडिटेरेनियन सी में जब हम देखेंगे तो इसका खारापन जो है वो ज़्यादा है और अटलांटिक का खारापन कम है। इस वजह से यहाँ पर नीचे ही नीचे 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 देखेंगे तो धारा बहती रहती है, धारा बहती रहती है, क्योंकि खारेपन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक नीचे धारा जो है वो बहती रहती है। ऋतु परिवर्तन भी है, जिस तरीके से जब मैंने बताया कि जैसे ही ऋतु परिवर्तन होगा, ऊपर नीचे, जब मान लीजिए ये ITZ का क्षेत्र ऊपर खिसक जाएगा गर्मी के महीने में उत्तरी गोलार्ध में, जब ठंडी पड़ेगी अपने लोगों की तरफ तो दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर जो सूरज हो जाएगा मकर और कर्क पे, तो जिस तरीके से ऊपर नीचे खिसकेगा तो व्यापारिक पवनें भी ऊपर नीचे खिसकेंगी, और वो सीधी बात से व्यापारिक पवनें खिसकेंगी तो उनकी दिशा में भी परिवर्तन होगा, और कहीं कहीं पर ऋतु परिवर्तन भी जिम्मेदार है जलधाराओं के चलने के लिए। लेकिन मुख्य रूप से जो हमें देखना है, ये तो एक हो गई थ्योरी रो में बता रहा हूँ, मुख्य रूप से जो हमें देखना है वो प्रमुख जलधाराओं के बारे में देखना है कि जलधाराएं कहाँ पर कैसे कैसे बहती हैं। तो शुरुआत करेंगे हम यहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र से, मतलब कि भूमध्य रेखा से यहाँ से अटलांटिक महासागर के उत्तरी अटलांटिक से शुरुआत की जाए। तो ये देखते हैं कहाँ पर कौन कौन सी जलधारा बहती है। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें जलधारा देखने को मिलेगी यहाँ पर, इस तरीके से चलेगी, उसको हम बोलेंगे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, किस नाम से जानते हैं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो है, या उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय प्रवाह समझ लीजिए, उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय प्रवाह समझ लीजिए। तो ये जो है यहाँ पर जब टकराएगा यहाँ पर, तो सीधी बात जब यहाँ से टकराएगा तो इसके दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, एक जो होगा वो ऊपर की ओर चला जाएगा, एक होगा वो नीचे की ओर चला जाएगा। लेकिन इसमें भी एक कहानी है कि यहाँ पर पछुआ पवनें भी थोड़ी बहुत चलती रहती हैं, इस वजह से एक जल की धारा इस तरीके से मुड़ जाती है, जिसको प्रतिविषुवतीय उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जानते हैं। तो ये याद रखिएगा। प्रतिविषुवतीय अटलांटिक प्रवाह याद रखिए, प्रतिविषुवतीय अटलांटिक प्रवाह के नाम से जानते। तो एक ये हो गया एक जलधारा, क्योंकि देखिए इसमें भी जलधाराओं के चलने के कारण में एक और रख लीजिए कि आप इसमें समझ सकते हैं कि भूखंड की आकृति भी जलधाराओं के चलने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि भूखंड यहाँ पर कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है यहाँ पर कि कुछ भूखंड ऐसा है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, तो जो चीज़ से टकराती दो पार्ट में टूट जाती है। तो इस तरीके से यहाँ भी है, तो एक हो गई ऊपर की ओर, और यहाँ पर देखेंगे तो ये अमेजन नदी भी बहती है, अमेजन नदी का जल वगैरह भी है, सब कुछ, सब पूरी दशाएं इसमें विद्यमान है। तो यहाँ पर क्या होती है, एक जलधारा जो ऊपर की ओर चली जाती है
तो इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानते हैं। तो कौन कौन से नाम हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। एक की तरफ इसको बोलते हैं तो युकाटन है, तो इसको युकाटन चैनल के नाम से भी जानते हैं। और यहीं पर जब हम देखेंगे तो इसको आगे जब चली जाएगी तो इसको बोला जाएगा, ये आप जो देखेंगे तो फ्लोरिडा की जलधारा भी बोलते हैं। फ्लोरिडा की जलधारा, इसकी एक शाखा और है जिसको एंटलीज की जलधारा बोलते हैं। यहीं पर क्योंकि आप जब देखेंगे तो यहां पर जो आपको देखने को मिलेगा तो एक क्यूबा है, एक जलधारा इस तरफ से अंदर की तरफ से, एक बाहर की तरफ से। जो अंदर की तरफ चली गई उसको युकाटन चैनल, जो बाहर की तरफ चली गई उसको हमने बोला एंटीलीज की जलधारा। और दोनों आगे यहीं पर फिर फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा की जलधारा। इस दोनों जब मिल जाती तो यहीं पर बनती गल्फ स्ट्रीम। जैसे मैं बता रहा हूं उसको समझिए, और चाहे तो आप बना भी सकते हैं मैप में, उस तरीके से नोट करते हुए चले जाइए। इसलिए मैंने पहले इसमें नहीं लिखा हुआ है, ताकि जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं उस तरीके आप लिखते चले जाइए। यहां पर बन गई है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, और ये हरमट्टन प्रायद्वीप में पड़ता है, उससे होते हुए आती है। और यहां पर जब हम देखेंगे तो ये ओखोस्टक, ये सागर जो है ये हडसन सी है, हडसन की खाड़ी समझ लीजिए, हडसन। और यहीं पर लेब्राडोर सी है, वहां से एक जलधारा आती है जिसको बोलते हैं लेब्राडोर की जलधारा। लेब्राडोर की जलधारा आती है यहां पे। तो लेब्राडोर की जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम वो गर्म है, क्योंकि मैंने बताया विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जा रही, तो ये क्या है, ये कैसी है, ये गर्म जलधारा है। दोनों जब आपस में मिलेंगी तो जहां पर गर्म और ठंडी दोनों आपस में मिलती हैं तो क्षेत्र जो होता है वो गर्म और ठंडे का मिक्सचर हो जाता है। और गर्म और ठंडे का जहां मिक्सचर होगा वहां पर कई सारे जीव जंतु फलेंगे फूलेंगे, जिनमें से हम देख लीजिए तो वहां पर इसमें जब हम देखेंगे तो मछलियों का उत्पादन यहाँ पे खूब होगा, ग्रांड बैंक बनता है यहीं पर, तो मछलियों का उत्पादन वगैरह यहाँ पर होता है। तो ये वाला क्षेत्र हो जाता है मत्स्य उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है ये क्षेत्र। ये ग्रांड बैंक बनता है, समझ लीजिए कनाडा के पूर्वी तट पर। तो इसको समझ लीजिए मछली वगैरह का पालन, और बहुत सारी सारगैसम सागर वगैरह भी, क्योंकि अभी देखेंगे यहाँ पर सारगैसो सागर भी मिलेगा, तो उनकी वजह से यहाँ मछली वगैरह खूब फलती फूलती हैं। उन मछलियों की वजह से क्या होता है कि ये वाला क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर मछुआरे जाल डालकर मछली पकड़ते हैं। तो सबसे बड़ा कह सकते हैं मत्स्य उत्पादन का केंद्र बैंक बनता है, इसको ग्रांड बैंक के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया। अब हम इसके बाद हम आगे देखेंगे, इस जलधारा को आगे बढ़ाएंगे, तब हम देखेंगे यहीं पर पड़ेगा आइसलैंड। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा आती है। ये वाली जो थी वो लेब्राडोर की थी, ये पूर्वी ग्रीनलैंड है, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा है। और यही आगे चल करके नॉर्वेजियन की जलधारा बन जाएगी। ये पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा है। तो पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा नीचे की ओर आ रही है, इसलिए ये ठंडी है, और ये नॉर्वेजियन गर्म है। और जो आप ये देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये आप देख रहे हैं तो ये तो स्कैंडिनेविया हो गया। जो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं कोला प्रायद्वीप। कोला प्रायद्वीप रूस में है। यहीं पर एक बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है मरमास्क। मरमास्क बंदरगाह वैसे तो आर्कटिक महासागर में स्थित है, लेकिन ये गल्फ स्ट्रीम का विस्तार कह सकते हैं, जो नॉर्वेजियन जलधारा है, इसके प्रभाव से ये 12 मास खुला रहता है, क्योंकि ये क्या करती है, सीधी बात जब आगे जाएगी तो इसको गर्म करते रहती। अब हम आते हैं यहाँ पर, तो जब जैसे देखेंगे वैसे तो यहाँ पर एक जलधारा अंदर की ओर भी चली जाती है, और यहाँ पर भी ग्रांड बैंक बनता है, जिनमें 2 ग्रांड बैंक फेमस हैं, जिसमें से एक है डांगर बैंक और दूसरा है ग्रेट फिशर बैंक। डांगर बैंक और ग्रेट फिशर बैंक है। कहां पर ये देखेंगे तो ब्रिटेन के पास में दोनों पड़ते हैं। इस जलधारा को बोलते हैं रेनेल की जलधारा। रेनेल की जलधारा है, इसको याद रखिएगा। कौन सी जलधारा है? रेनेल की जलधारा है। रेनेल याद रखिएगा कैसी है, रेनेल की जलधारा कैसी है। रेनेल की जलधारा जो है वो कैसी है, वो गर्म है। अब हम नीचे की तरफ और देखेंगे तो हमें यहां पर, वैसे तो यहां पर एक जलधारा और दिखेगी जिसको बोलेंगे इरमिंगर की जलधारा। यह भी कैसी है? इरमिंगर की जलधारा ठंडी जलधारा है। इरमिंगर की जलधारा कैसी जलधारा है?
ठंडी जलधारा है। याद रखिएगा, इसमें जो मैं बता रहा हूँ उसको याद रखिएगा। अब थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि इरमिंगर ठंडी कैसे हो गई, थोड़ा सा हम जिक्र कर ले इरमिंगर ठंडी कैसे हो गई है। तो इसमें हम जब जिक्र करेंगे तो हमें देखने को ये मिलेगा, इरमिंगर ठंडी दरअसल देखेंगे तो यहाँ पर जो मैंने बताया, अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब जल होता है वो जैसे यहाँ पर वाष्पीकरण होता है तो नीचे जल, जो खारा जल नीचे चला जाता है और नीचे जाकर के ठंडा हो जाता है और वो दूसरी तरफ से निकलता है। उस तरीके से यहाँ पर भी, यहाँ पे जो जल होता है वो अंदर चला जाता है, यहाँ से अंदर से होते 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 यहाँ पर जाकर के निकलता है। इस वजह से इरमिंगर की जलधारा ठंडी, उसको गायर के नाम से भी जानते हैं। तो इरमिंगर की जलधारा पूरा ये जो ना देखिए चक्रीकरण में बन जाता है और बीच में स्थित है सारगैसम सागर। तो इसको याद रखिएगा, सारगैसम सागर बीच में स्थित है। तो वैसे तो याद रखिएगा इरमिंगर की जलधारा कैसी जलधारा है, इरमिंगर की जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा है। अब आते हैं थोड़ा सा दक्षिणी अटलांटिक की तरफ, देख लेते हैं यहां पर क्या है। यह जलधारा इस तरीके से आती है तो इसको बोलते हैं ब्राजील की जलधारा। और ब्राजील की जलधारा जो आती है यहीं पर देखेंगे तो एक द्वीप स्थित है जिसको बोलते हैं फॉकलैंड। इसमें नीचे की तरफ से एक धारा आती है, इसको बोलते हैं फॉकलैंड की जलधारा। नीचे से ऊपर आ रही मतलब वो ठंडी है। फॉकलैंड की जलधारा कैसी है, ठंडी जलधारा है। ये इस तरीके से आती है और यहां से देखेंगे तो ये दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह है। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह जो ये वाला हिस्सा जो इस तरफ से आता है, यहां से जब हम देखेंगे ये इस तरह से मूव करेगा, ये ठंडा, ये पूरा नीचे का क्या है ठंडा। अब ये वाला हिस्सा जो है यहां पर देखेंगे तो एक जगह दिखती है, इसको बोलते हैं बेंगुएला। तो इसके नाम से इसको नाम दे दिया गया है बेंगुएला की जलधारा। यहां पर देखेंगे तो इसको बोलेंगे, जो अफ्रीका के स्केलेटन कोस्ट के सहारे बहती है, इसको बोलते हैं हम लोग बेंगुएला की जलधारा। बेंगुएला की जलधारा कैसी है, ये ठंडी है और यही इसी तरीके से चक्रण जो है वो चलता रहता है। देखिए एक किस तरीके से, एक किस तरीके से चक्रण चलता रहता है। अब हम इसके बाद अटलांटिक का तो हमने जिक्र कर लिया, अब हम आते हैं थोड़ा सा प्रशांत महासागर की ओर जिक्र करते हैं। हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, लेकिन एक बार दोबारा जब इसको वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम आएंगे अटलांटिक के बाद हम आएंगे प्रशांत महासागर की जलधाराओं का जिक्र करेंगे। इधर मैंने प्रशांत महासागर बना रखा है, तो इसको आप लोग देखिए और इसमें समझिए कि आखिर क्या कहानी प्रशांत महासागर में चलती है। यहां पर जब हम देखेंगे तो आपको द्वीप दिखेगा जिसको बोलते हैं जापान। जापान मतलब एक देश है जापान। यहां से जब जलधारा चलती है तो इसको हम बोलते हैं सुसीमा की जलधारा। और एक यहीं पर चलती है, इसी को बोलते हैं क्यूरेशियो की जलधारा। क्यूरेशियो की जलधारा। दोनों कैसी हैं, गर्म हैं। दोनों कैसी, गर्म है। ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ये पर द्वीप का समूह, इसको बोलते हैं क्यूरालिया, वो कोष्टक सागर है। और ये जो आती है ऊपर से, वो कोष्टक सागर से जो आती है, इसको बोलते हैं हम क्यूराइल की जलधारा। तो यहां पर भी बैंक वगैरह बनता है जापान के तट के पास में। देखिए मैं बताया ना, इधर से जो आती एक है ये वाली जो जलधारा बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुसीमा की जलधारा। जो बाहर से आती है उसको क्यूरेशियो या ओएसियो भी बोलते हैं, दोनों नाम से जानते हैं। लिख देता हूं मैं ओएसियो। दोनों कैसी हैं, गर्म है। क्यूराइल लेकिन ठंडी, ये आगे चलती है। आगे जब चलेगी तो ये वाला हिस्सा दिखेगा अलास्का, ये भी गर्म जलधारा है। अलास्का की जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा है। और यहां पर जब आगे आएगी तो ये वाला हिस्सा कहलाएगा, यहां पर जो देखेंगे तो ये कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया के पास जो जलधारा बहती है उसको बोलते हैं कैलिफोर्निया की जलधारा। कैलिफोर्निया की जलधारा, ये भी कैसी जलधारा है, कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी जलधारा है। क्योंकि देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर ठंडी जलधारा है। बिल्कुल यही वाला कॉन्सेप्ट इसमें भी लगा दीजिएगा जो मैंने अभी यहाँ पर बताया था। यहाँ से भी नीचे से पानी जो है वो उस तरफ जाता है, इस वजह से यहाँ से जब निकलता है तो इस वजह से ऐसी क्रिया होती है। क्योंकि आप जानने जो महाद्वीप है वो कैसे होते हैं, कोन के आकार के होते हैं। इस तरीके से ऊपर साइड में चौड़े, बीच में इस तरीके से होते हैं। यहाँ से पानी नीचे जाता है, दूसरी तरफ से ऊपर आ जाता है। इस तरीके से सिचुएशन बनती है। जानने के पीछे कारण मैंने बताया है कि जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया ज़्यादा होती है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बाद लवणता जब ज़्यादा हो जाएगी तो क्योंकि भारी जल हो जाता है नीचे बैठ जाता है
और उसकी जगह पे और जल जो भारी होता है तो वो दूसरी तरफ से निकलने लग जाता है, और इधर से फिर वहां पे और जल आता है, तो एक चक्रीकरण की प्रक्रिया चलने लग जाती है, और उसी में क्या होता है कि वो जल यहाँ से निकलने। तो कैलिफोर्निया की जलधारा कैसी है, ये एक कैसी जलधारा है, ये एक ठंडी जलधारा है। बस इसी को आप एक चक्रण बनाइएगा, इस तरीके से बना दीजिएगा, इसमें इतनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप प्रशांत महासागर में भी आप ले लीजिएगा, परिप्रशांत महासागरीय जो जलधारा या प्रवाह है वो कैसा है, वो गर्म है। इसमें भी एक बिल्कुल उसी तरीके से, वैसे तो उत्तरी विश्वतीय प्रशांत महासागर कैसा है, गर्म है, और यहाँ पर एक प्रतिविश्वतीय प्रशांत महासागर चलता है, वो भी कैसा है, गर्म ही है, लेकिन वो उल्टी दिशा में किसकी वजह से चलता है, पछुआ पवनों की वजह से चलता है। ये हो गई बातें। अब आते हैं थोड़ा दक्षिणी अटलांटिक की ओर, दक्षिणी प्रशांत की ओर। दक्षिणी प्रशांत में क्या क्या चीजें हैं उनको हम जान लेते हैं। तो हम दक्षिणी प्रशांत की ओर देखेंगे तो यहाँ पर एक जलधारा इस तरीके से चलती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम जानते हैं ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के कौन सा किनारा है, पूर्वी किनारा, मतलब पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया कैसी है, गर्म है, क्यों, क्योंकि देखिए विषुवत से नीचे की ओर आ रही है। फिर इस तरीके से चक्रीकरण चलेगा, ये दक्षिणी प्रशांत महासागरीय, या आप देखिए दक्षिणी प्रशांत महासागरीय प्रवाह या अंटार्कटिका प्रवाह भी कह सकते हैं। ये जब नीचे की ओर बहता है उसके बाद में यहाँ से एक चक्रीकरण की प्रक्रिया चलती है, यहाँ पर एक जलधारा बहती है, जो बिल्कुल ये वही चीज़ है जो यहाँ पे है, क्योंकि मैंने उधर बना दिया, बाकी चलेगी तो यहाँ पे आ जाएगी। तो जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर जो जलधारा चलती है उसको हम बोलते हैं ये हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा, पेरू की जलधारा या हम्बोल्ट, हम्बोल्ट की जलधारा। ये कैसी है, ये जलधारा कैसी है, ये ठंडी है। यहीं पर मैंने एक वीडियो बनाया था, इंडियन ज्योग्राफी, मिल जाएगा, एल नीनो और ला नीनो की प्रक्रिया। तो यहीं पर पेरू की जलधारा को प्रतिस्थापित कर देता है एल नीनो। वीडियो देखेगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एल नीनो जलधारा गर्म, ला नीनो ठंडी, तो इसको समझिएगा, वो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया प्रशांत महासागर। अब हम थोड़ा सा आते हैं हिंद महासागर की ओर। हिंद महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं चलती हैं उनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हिंद महासागर में जब आप देखेंगे तो वैसे तो आइए देखते हैं हिंद महासागर की क्या कहानी है। तो हिंद महासागर में जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा, वैसे तो कहते हैं कि यहाँ से इस साइड से भी थोड़ा बहुत जल प्रशांत महासागर का इस तरफ आता है, उसके प्रवाह से भी इधर थोड़ा बहुत चलता है, बाकी प्रचलित पवनें वगैरह चलती हैं। तो इसका जो सर्किल बनता है वो इस तरीके से बनता है, यहाँ से इस तरीके से होते हुए इस तरीके से सर्किल बनता है। अब इसमें जब हम देखेंगे तो ये यहाँ पर देखिए, ये है सोमालिया। तो सोमालिया की जलधारा बोलते हैं कैसी, सोमालिया की जलधारा कैसी है, गर्म है। ये इस तरीके से चक्रीकरण में होते हुए इस तरीके से चलता है। ऋतु परिवर्तन में चेंज भी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जाना नहीं है, इतनी जितना जरूरत उतना ही पढ़ेंगे। जब यहाँ से टकराता है, ये पड़ता है यहाँ पर, जब देश देखेंगे तो इसके नीचे आपको दिखेगा, जब ये देखेंगे ना तो इसके नीचे यहाँ पर आपको दिखेगा केन्या, यहीं पर मोम्बासा पड़ेगा। तो इसी के तट से यहाँ से टकराता है, टकराने के बाद में ये जलधारा नीचे की ओर चली जाती है। यहीं पर एक द्वीप है जिसको बोलते हैं मेडागास्कर। मेडागास्कर, यहाँ पे ये दो पार्ट में टूट जाती है, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। अंदर की वाले को बोलते हैं मोजाम्बिक की जलधारा। मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो, यहीं पे मापुतो खाड़ी भी है। मापुतो मतलब मोजाम्बिक की जलधारा, बाहर की तरफ मेडागास्कर, दोनों मिल गई तो अगुलहास, अगुलहास की जलधारा। ये कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ से जब इधर मैंने लिख दिया इसलिए मैं यहीं से इसको मोड़े दे रहा हूँ, इन दोनों मिली तो अगुलहास की जलधारा। मतलब अगुलहास की जलधारा किन दो जलधाराओं के मिलने से, मोजाम्बिक और मेडागास्कर मिलती तो अगुलहास की जलधारा बनती है। परीक्षा प्रश्न से पूछा भी गया है कैसी, सब गर्म ही है, इधर सोमालिया की भी गर्म ही है। अब ये इस तरीके से आएगी, अगुलहास भी गर्म ही है, अब इस तरीके से होते हुए आएगी नीचे की तरफ और यहाँ से इस तरीके से घूम जाएगी। अब इसमें भी देखेंगे तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो है ये कौन सा किनारा है, ऑस्ट्रेलिया का ये पश्चिमी किनारा, मतलब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी है, ठंडी है, क्योंकि देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही है। ये कैसी है, ठंडी है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा कैसी, ठंडी। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा को एक नाम से और जानते हैं, इसको न्यू साउथ वेल्स की जलधारा भी बोलते हैं। न्यू साउथ वेल्स की जलधारा भी कहते हैं। तो ये हो गई जलधारा पूर्व पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। नीचे वाले को बोलते हैं अंटार्कटिका प्रवाह कह सकते हैं, या
पश्चिमी विक्षोभ का भी इसमें थोड़ा बहुत जिक्र मिलेगा, क्योंकि यहीं पर आप जब देखेंगे नीचे की ओर तो यहाँ पर चीखती 40, प्रचंड 50, गरजती 60, ये सब चलते हैं, उनके प्रवाह से भी थोड़ा बहुत इधर बहती। तो इस तरीके से ये सर्किल चलेगा, इसको याद रखिएगा जो मैंने बताया आपको। बाकी उम्मीद करता हूँ सभी चीज़ें मैंने बता ही दी है। इसमें ऐसा जलधाराओं से कुछ मुझे बताने की मेन सभी जलधाराएं हो गई। इन्हीं से घुमा घुमा के आपसे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगर जो आपको पता है तो कर लेंगे, नहीं पता है तो गलत कर देंगे। प्रश्न ठंडे गर्म से ही पूछे जाते हैं, और प्रश्न बनता है कि पूछ लिया जाए। अब यहाँ पर एक जलधारा और बच गई, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखिए रेनल, यहाँ पर मैंने इरमिंगर वगैरह तो बता दिया, लेकिन ये इस तरीके से आएगी ना, तब सर्किल पूरा होगा ना इसका। इसको बोलते हैं कनारी की जलधारा। यहीं पर कनारी आइसलैंड है ना, यहाँ पर केप वर्डे, कनारी ये सब पढ़ते हैं, तो उसी को लेकर के ये नाम लिखा कनारी। तो ये कनारी की जलधारा है, इसको याद रखिएगा। कनारी जो मैंने बताया याद है, कनारी की जलधारा कैसे ठंडी ही है, क्योंकि ये ऊपर इस तरीके से आ रही है। तो ये हो गई बातें, जलधारा मैंने बताया, सभी जलधाराओं का जिक्र मैंने कर दिया। इसमें से आप ठंडी ठंडी याद कर लीजिए, गरम गरम याद कर लीजिए। बाकी जो ठंडी याद कर लेंगे तो बाकी बची सब गर्म है, गर्म याद कर लेंगे तो बाकी बची ठंडी। सबसे अच्छा मैप बना करके इस तरीके से याद कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो याद भी हो जाएगा। लोकेशन भी याद रखिए, सोमालिया की जलधारा, क्यूराइर की जलधारा, क्यूरेसियो, सुसीमा, अलास्का, कैलिफोर्निया, पेरू, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, यही सब परीक्षाओं में घूम घूम के प्रश्न आते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको देखिए और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।